बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की ये टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। आज खबर के बारे में बात की जाए, सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के भागलपुर के सनहौला में एक मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर सड़क पर उतर करके भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया, बवाल कर दिया है। जिसके बाद पुलिस प्रशासन को स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कुछ घंटों तक जद्दोजहद करना पड़ा। भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया था। वहीं पर अब भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने इस घटना को आरजेडी और कांग्रेस की साजिश करार दिया है। जहाँ घटना की उचित जांच करने की मांग की है। जहां आपको बता दूं कि सनहौला यानी कि भागलपुर के सनहौला के मंदिर में प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने के मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत भागलपुर से की। अभी पूर्णिया में उनकी यात्रा भ्रमण कर रही है। इस बीच भागलपुर में माहौल बिगड़ा तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे बड़ी साजिश करार दिया है। मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है, ये कहना मेरा नहीं है बल्कि ये कहना है AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का। जी आपको बता दूं कि उत्तराखंड के चमोली जिले में मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार के आदेश के बाद राजनीतिक गर्मा गई है। जहाँ चमोली के मैथन गांव के लोगों ने ये गांव में मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और वहां पर रहने वाले 15 मुस्लिम परिवारों के बहिष्कार का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही उन्हें 31 दिसंबर तक गांव छोड़ने को कहा गया है। अब इस मामले पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करके उत्तराखंड सरकार पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने एक्स पर लिखा है कि ये वही उत्तराखंड है जहां सरकार समानता के नाम पर समान नागरिक संहिता लागू कर रही है। क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और फिर सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है? AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी चमोली की घटना पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत में मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में 15 मुस्लिम परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि मुसलमानों को 31 दिसंबर तक चमोली छोड़ना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को मकान देते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा है कि अगर मोदी अरब के शेखों को गले लगा सकते हैं तो चमोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। आखिर मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, सऊदी या फिर दुबई के नहीं, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। दोस्तों भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव आज इंडस्ट्री के टॉप और हाईपेड स्टार्स की लिस्ट में शामिल हैं। खेसारी लाल यादव प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। अब तक के फिल्मी सफ़र में उन्होंने कई हिट फिल्में दी है। वहीं पर कई एक्ट्रेस संग उनकी जोड़ी पर्दे पर हिट रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका नाम भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी के साथ चर्चा में रहा। काजल संग खेसारी लाल यादव के अफेयर की खबरें भी खूब सुर्खियों में रही, लेकिन अब उनके रिश्ते में खटास आती दिख रही है। जहाँ काजल राघवानी ने अपने हालिया इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे सुनकर के खुद एक्टर के भी होश उड़ने वाले हैं। काजल राघवानी ने हाल ही में एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने खेसारी लाल यादव को लेकर के कई हैरान कर देने वाला आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि खेसारी लाल यादव उन्हें कहते थे कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, या मेरे बच्चे पैसे के लालची हैं, उन लोगों को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए। बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, पति नहीं चाहिए। मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। जैसे 2 साल हुए मैंने बोला क्या करना है तो शादी कर लें। तो काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव को लेकर के एक बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मोबाइल में कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और फिर स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे हैं। वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे उसके स्क्रीनशॉट ले लेते थे और फिर सामने लड़की न्यूड रहती थी। दोस्तों अब बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर कि आपको बता दूं कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जब भोजपुर के तराड़ी से माले उम्मीदवार राजू यादव, गया के बेलागंज से आरजेडी उम्मीदवार विश्वनाथ कुमार सिंह, इमामगंज से आरजेडी उम्मीदवार रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी और फिर कैमूर के रामगढ़ से आरजेडी के उम्मीदवार अजित कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह
सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह और फिर वीआईपी नेता की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इस तरह बिहार में महागठबंधन ने अपनी 4 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 3 सीटें आरजेडी के खाते में गई है और 1 सीट सीपीएमएल के खाते में गई है। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में व्यस्त भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को बिहार में बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रही पार्टी जेडीयू ने 2025 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, आपको जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस बार 125 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जब पार्टी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि पिछली बार यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बिहार की 243 सीटों में से 115 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे थे, वहीं बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भले ही बीजेपी से 5 सीटें ज्यादा 115 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका प्रदर्शन भाजपा की तुलना में काफी खराब रहा। जब भाजपा ने जहां पर 110 सीटों पर चुनाव लड़कर के 74 पर जीत हासिल की थी, वहीं पर जेडीयू सिर्फ 43 विधानसभा सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। ऐसे में इस बार जेडीयू का ज्यादा सीटें मांगना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। दोस्तों, बिहार की प्राथमिक शिक्षा को बेहतर करने को लेकर के शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक की मेहनत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बेशक अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में बिहार निचले पायदान पर है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में दाखिला के मामले में बिहार 97% के साथ देश में अव्वल है। जब बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत 88.42 और माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत 89.4 रहा। यह नीति आयोग की हालिया SDG-CD इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में बिहार का प्रदर्शन बेहतर है। नीति आयोग ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें बिहार को कुल इंडेक्स स्कोर 100 में मात्र 32 अंक हासिल हुए हैं। ये स्कोर सबसे कम है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में राज्य किस स्थान पर है, इसका आकलन करने के लिए नीति आयोग की ओर से 12 मानक तय किए थे। इन्हीं के आधार पर अंक दिए गए। इन मानकों पर पिछड़ा माध्यमिक स्तर पर औसत वार्षिक ड्रॉप आउट पर दर समेत 10 मानकों पर बिहार पिछड़ा है। जब माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 20.5 है, जबकि केरल की ड्रॉप आउट दर 5.5 है। वहीं पर बिहार में उच्च माध्यमिक शिक्षा में दाखिला का प्रतिशत 35.9 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 8 में न्यूनतम दक्षता स्तर प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत 71.5 रहा। दोस्तों, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में एक्टिव हो चुकी है। उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा शुरू हो चुकी है। चुनावी दांव पेच के बीच सियासी गलियारों में जनसुराज के अलावा एक और पार्टी की एंट्री की चर्चा तेज हो चुकी है। जनसुराज की तरफ से उम्मीदवार उपचुनाव के दंगल में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। अब ये चर्चा तेज है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज के अलावा एक और नई पार्टी दस्तक दे सकती है। दरअसल भाजपा के से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के माने तो जल्द ही वे नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दूं कि 2023 मई के महीने में नीतीश कुमार के करीबी रहे नेता आरसीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। जब सीएम नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद आरसीपी सिंह ने भाजपा का दामन थामा था। जब जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी में 1.5 साल तक रहे, लेकिन कोई भी अहम जिम्मेदारी नहीं मिली। इस बात से वे नाराज चल रहे थे। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके पास सियासी संगठन चलाने की सलाहियत थी। भाजपा को इसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन भाजपा के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सूत्रों के माने तो गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हुए तो फिर इसके जवाब में आरसीपी सिंह को बीजेपी में शामिल किया गया था। 2024 जनवरी में नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की तो फिर आरसीपी सिंह का भाजपा में कद घट गया और फिर वे पार्टी से खुद ब खुद अलग थलग महसूस करने लगे। अब आरसीपी सिंह जेडीयू में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास सियासी संगठन चलाने का तजुर्बा है। इसलिए अब वे खुद की नई पार्टी बनाएंगे और फिर आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के बैनर तले पर उम्मीदवार उतारेंगे। बहरहाल विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी क्या गुल खिलाएगी, ये तो फिर वक्त ही बताएगा, लेकिन उनकी पार्टी बनाने की घोषणा ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। दोस्तों, हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस यात्रा को लेकर के जेडीयू एहसास है। इस पर जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा कि गिरिराज सिंह की उल्टी सीधी हरकत पर नीतीश सरकार कार्रवाई कर सकती है। वहीं पर इस बयान पर गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जेल कुछ नहीं है, मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। जिनको मुसलमानों की डोली उठानी है, जिनको मंदिर तोड़ना है, वे लब जिहाद
थूक जिहाद, शिक्षा जिहाद और फिर ज़मीन जिहाद करवाना हो, उनको मुबारक। आगे उन्होंने कहा कि जेडीयू, आरजेडी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस और फिर बीजेपी सभी हिंदू हमारे साथ है। ये यात्रा राजनीतिक नेताओं या फिर पार्टी का नहीं है। गिरिराज सिंह की यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा कि बीजेपी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने गिरिराज सिंह की अतिवादी सोच से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि बिहार भाईचारे की जगह है। जहाँ गिरिराज सिंह जैसे लोगों की विचारधारा से बिहार नहीं चल सकता। जहाँ आपने भयमुक्त समाज बनाने के लिए संविधान की शपथ ली है, या उन्होंने आपको अगर लगता है कि आप अपनी यात्रा के जरिए बिहार को डराएंगे, बिहार में समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको याद करना चाहिए कि ये नीतीश कुमार की सरकार है जो किसी कीमत पर किसी को नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। खबर के अनुसार बिहार में पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और फिर बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इसका रूट्स तय कर लिया जाएगा। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए 2 अलाइनमेंट को केंद्र में रख कर सर्वे हो रहा है, जिसमें पहले अलाइनमेंट के तहत दानापुर के आगे गंगा नदी पर शेरपुर दिगवारा पुल के समीप से इसे शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, जबकि दूसरे अलाइनमेंट के तहत मोकामा में ओटा सिमरिया पुल के रास्ते शुरू करने पर विचार चल रहा है। वहीं पर बक्सर भागलपुर के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए भी 2 नए अलाइनमेंट पर विचार हो रहा है, जिसमें एक पटना के दक्षिणी हिस्से से आगे बढ़ाने और फिर दूसरी गंगा नदी के उत्तरी हिस्से से इसे आगे बढ़ाने की योजना पर बात चल रही है। दोस्तों, बिहार के युवा नेता और एलजेपीआर सांसद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका आज भी तालमेल बहुत अच्छा है। हम लोग झारखंड में मिली एक सीट से खुश हैं। हमें किसी तरह की कोई भी नाराज़गी नहीं है। जो गठबंधन ने फैसला किया है वह सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी कई बात को स्वीकार किया है। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को उन्होंने बिल्कुल भी सही बताया है। जब उनसे पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि देखिए, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का एक ही लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास। अब किसी के व्यक्तिगत बयान और फिर कार्य से हर कोई सहमत नहीं हो सकता। उनकी यात्रा से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये उनका अपनी यात्रा है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के विपक्ष के उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि उनके पास अब कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए कुछ नहीं मिलता तो फिर नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर ही बोलते रहते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं खुद उनसे मिला हूं, कहीं से उनको कोई भी परेशानी नहीं है। वे बिहार का विकास आज भी उसी गति के साथ कर रहे हैं। सरकार का काम सही तरीके से चल रहा है। दोस्तों, उत्तर बिहार के बिजली उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन रिचार्ज का नया रिकॉर्ड बना दिया है। बीते 16 अक्टूबर को एक ही दिन में कुल 3,83,000 उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन रिचार्ज किया है स्मार्ट मीटर में, और इसके जरिए लगभग 11 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पहली बार है जब एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन रिचार्ज के माध्यम से भुगतान किया है। इससे पहले 18 सितंबर 2024 को 3,33,763 ट्रांजैक्शन के जरिए सबसे ज़्यादा 7 करोड़ 58 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित किया था। रिकॉर्ड रिचार्ज ट्रांजैक्शन के अलावा कल फिर से कनेक्शन में भी लोगों की भागीदारी बढ़ी है। 3,96,688 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं, जिनमें से 3,11,910 उपभोक्ताओं को उसी दिन जोड़ दिया गया है। अक्टूबर 2024 के लिए औसत दैनिक राजस्व 2 करोड़ 73 लाख रुपए का रहा, जो राजस्व प्रवाह और फिर उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने में डिजिटल सेवाओं में के महत्व को दिखाता है। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है, जहां जमीन मालिकों और फिर सर्वे कर्मियों को कई तरीके की समस्याएं भी देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये कई लोगों का जमीन से संबंधित मामला कई महीने से लंबित पड़ा हुआ है, जिसके कारण ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला लंबे समय से पड़ा हुआ है। इस बीच विभाग ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। अब सीओ और कर्मचारियों को अलर्ट होना पड़ेगा। भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जहाँ इसमें दिशा निर्देश दिए, जहाँ साफ कह दिया है कि भूमि संबंधित यानी कि जमीन से संबंधित विवादों का सही समय पर निपटारा नहीं होने के कारण विभाग की छवि धूमिल हो रही है। दिलीप कुमार जायसवाल ने सभी डीसीएलआर को सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा गया है कि आय को समझने वाले लोगों का एक विशेष समूह बनना जरूरी है। डीएसएलआर
उनसे सलाह लेंगे या इससे भूमि विवादों का निपटारा तेजी से होगा, अधूरे मामलों की संख्या कम होगी। उन्होंने कहा कि DSLR को जो भी काम करवाना होता है उसके लिए समय सीमा होती है या आपके प्रयास का उद्देश्य विवादों को समयबद्ध तरीके से हल करना होता है। दोस्तों, मुंबई के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के जान जाने के बाद 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सफाया करने का ऐलान करने वाले पप्पू यादव अब U-टर्न मार गए हैं। पप्पू यादव कल बिश्नोई का नाम सुनकर ही बेचैन हो गए। दरअसल 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सफाई की धमकी दी थी। पप्पू यादव ने ये बात कहा था कि देश हिजड़ों का फौज है, अपराधी जेल में बैठ करके चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मुख्य दर्शक बने हैं। यह कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग को खत्म कर देंगे। वहीं पर पप्पू यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही उन्होंने पत्रकारों को हिदायत दे दी थी कि लॉरेंस बिश्नोई पर कोई भी सवाल नहीं पूछना है। जब फिर भी किसी ने पूछ लिया, उसके बाद पप्पू यादव का जवाब था कि नहीं, ये सब बात मत पूछिए, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि ये सब बात मत पूछिएगा, नहीं पूछेगा, आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने पहले ही आपको ये कह दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई पर कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। जब वैसे पप्पू यादव को जानने वाले जानते हैं कि U-टर्न मारने का उनका पुराना इतिहास रहा है। जब कभी वे लालू यादव को कोसते हैं तो कभी लालू तेजस्वी के दरबार में पहुंच जाते हैं। जब कुछ दिनों पहले पूर्णिया के रुपौली में उपचुनाव हुआ तो पप्पू यादव ने बिना मांगे RJD को समर्थन दे दिया। हालांकि उनके समर्थन का असर ये हुआ कि RJD के उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बच पाई। दोस्तों, त्योहारी सीजन के दौरान खरीफ तिलहनों की आवक बढ़ने के बीच देश के खाद्य तेल तिलहन बाजार में पिछले सप्ताह सभी तेल तिलहनों की कीमतों में गिरावट देखी गई है। इस दौरान सरसों, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल, कच्चा पाम तेल, पाम ओलिन और बिनोला तेल के दाम गिरावट के साथ बंद हुए। जब बाजार सूत्रों ने कहा कि खाद्य तेल और फिर तिलहन कारोबार के आलोचकों की ये चिंता निराधार साबित हुई है कि आयात शुल्क में बढ़ोतरी के बाद खाद्य तेल की मुद्रास्फीति बढ़ेगी। यह इसके विपरीत आयात शुल्क में बढ़ोतरी के बाद गुजरात और फिर राजस्थान में मूंगफली जैसे महंगे खाद्य तेलों की थोक कीमतें भी गिर गई है। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 23,801 शिक्षकों की नौकरी जा सकती है, क्योंकि इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं, जिसे देखते हुए विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यह खबर के अनुसार बिहार में सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षकों में से 96 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट प्रथम दृष्टता से फर्जी पाया गया है, जबकि 23,801 नियोजित शिक्षकों के एक या फिर एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं। आपको बता दूं कि बिहार में बड़ी संख्या में नियोजित टीचरों के दस्तावेज में बड़ी गड़बड़ी मिलने के बाद विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ कहा गया है कि संदिग्ध प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच कराई जाएगी और शिक्षकों को दोबारा काउंसलिंग का भी मौका मिलेगा। यह दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का फैसला किया गया है, जिससे इन शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट का इंतजार खत्म होने जा रहा है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की ओर से कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cscbc.bis.nlc.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 की डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दी जाएगी। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त और 25 अगस्त 2024 को किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 12.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब सभी बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में जारी किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में फिलहाल कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। अपडेट आते ही आपको सबसे पहले यहाँ सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसे त्यौहार हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है और जिन्हें बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इन त्योहारों में से एक है छठ का त्यौहार। आपको बता दूं कि कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को सूर्याष्टमी त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। इस त्यौहार की विशेष बात यह है कि महिलाएं अच्छे स्वास्थ्य के लिए 36 घंटे निर्जला व्रत रहती है। ऐसे में इसे कठिन व्रतों में से एक व्रत भी कहते हैं। लेकिन ये इस साल यानी 2024 में कौन से दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तिथि क्या है, लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आपको हम अभी बताएंगे कि आखिर इसकी सही तिथि क्या है। आपको बता दूं कि छठ का त्यौहार नहाए खाए के साथ शुरू होता है। वहीं पर इसका पारण सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चौथे दिन समाप्त हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि पर यह त्यौहार मनाते हैं। ऐसे में इस साल
षष्ठी तिथि 7 नवंबर 2024 को शुरू हो रही है। वहीं पर समय की बात करें तो ये त्यौहार 12:41 पर शुरू होगा। इसका समापन 8 नवंबर 12:24 के दिन गुरुवार को हो रहा है। छठ पूजा का पहला दिन यानी कि नहाए खाए का दिन 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को शुरू हो रहा है। जैसे छठ पूजा का दूसरा दिन यानी कि खरना 6 नवंबर 2024 को बुधवार को दिन मनाया जाएगा। वहीं पर छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अधरे 7 नवंबर दिन गुरुवार को और चौथा दिन ऊषा अधरे 8 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, भाजपा के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा सीमांचल में इन दिनों भ्रमण कर रही है। जहां आपको बता दें कि शुक्रवार को भागलपुर से इस यात्रा की उन्होंने शुरुआत की, जो कि शनिवार को कटिहार में भ्रमण करते हुए पूर्णिया पहुंची है। जब पूर्णिया कटिहार की सीमा पर गिरिराज सिंह का भव्य स्वागत किया गया। जहाँ शहर में भी गिरिराज सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और फिर अब पूर्णिया और अररिया होते हुए किशनगंज में यात्रा का समापन होगा। पूर्णिया में कल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जब गिरिराज सिंह देर शाम पूर्णिया पहुंचे थे, जहाँ पर जगह जगह उनका स्वागत किया गया। भागलपुर और कटिहार की तरह ही पूर्णिया में भी गिरिराज सिंह पदयात्रा करते हुए जिला स्कूल मैदान पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित किया। जब पूर्णिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा संपन्न करके गिरिराज सिंह कल अररिया पहुंचे। वहीं पर सोमवार को हवन के बाद यहाँ भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, यानी कि आज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अररिया आगमन की तैयारी पूरी कर ली गई थी। यात्रा को भव्य बनाने के लिए पूरे नगर भगवा झंडे, जगह जगह तोरण द्वार और फिर बड़े पैमाने पर होर्डिंग बैनर लगाया गया था। भागलपुर से चल करके कटिहार पूर्णिया के बाद 20 अक्टूबर यानी कि रविवार की संध्या बेला में यात्रा अररिया जिला मुख्यालय में प्रवेश किया, जिससे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और फिर ध्यान गुरु दीपांकर महाराज मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं पर गिरिराज सिंह की यात्रा अररिया के बाद किशनगंज कूच करेगी। जहाँ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज सोमवार को दोपहर बाद बहादुरगंज पहुंचेंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शिवपुरी स्थित शिव मंदिर परिसर में आयोजित पूजा अर्चना एवं आम लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। संवाद के साथ ही मंदिर परिसर के समीप जगतवार आवास प्रसाद वितरण कार्यक्रम निर्धारित है। किशनगंज में यात्रा संपन्न हो जाएगी। यात्रा के अररिया जिला समन्वयक प्रवीण कुमार ने कहा है कि ये यात्रा का पहला चरण है। दोस्तों, बिहार में दादा परदादा वाली जमीन का सर्वे प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कि भूमि अधिकारों और फिर संपत्ति के विवादों से जुड़ा हुआ है। बिहार जमीन सर्वे के माध्यम से इस जमीन का सर्वे किया जा रहा है। बिहार में दादा परदादा वाली जमीन की सर्वे की अगर प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए तो बिहार में दादा परदादा वाली जमीन का सर्वे कराने के लिए आप 100 घोषणा पत्र तैयार करें। इसमें जमीन की मौजूदा मालिक की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद जमीन से जुड़े हुए पुराने दस्तावेजों को 100 घोषणा पत्र के साथ संकलन करें। इसमें आप खतियान, जमीन की रसीद आदि कोई भी कागज़ दे सकते हैं। वहीं पर आप खुद से बना करके वंशावली प्रमाण दे सकते हैं, या इससे पता चलेगा कि आप उस व्यक्ति के वारिस हैं जिसके नाम पर ज़मीन दर्ज है। वहीं पर सर्वे के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ज़मीन पर मालिकाना हक किसका है, या इसमें ज़मीन के सभी वारिस को हक दिया जाएगा। वहीं पर यदि दादा परदादा की ज़मीन को लेकर के कोर्ट का कोई भी आदेश है तो फिर आपको कोर्ट के कागज़ दिखाने होंगे। दोस्तों, बिहार में गुलाबी ठंड धीरे धीरे मारक हो रही है। जहां हवा की गति मध्यम रहने से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। हल्की ठंड के बीच से कल की सुबह सफेद चादर जैसे घने कोहरे के साथ होगी। सॉरी आज पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस के पटेल ने की माने तो आज बिहार के अधिकतर जिलों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिलेगा। खासतौर पर ग्रामीण और फिर नदी किनारे के क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा हो रहा है। जब पोस्ट मानसून के दौरान खांसी सर्दी आम हो जाती है। एस के पटेल के अनुसार उत्तरी अंडमान सागर में एक चक्रवाती परिसंरक्षण बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है, जो कि उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इसके कारण अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार में मौसम शुष्क रहेगा और फिर बारिश की भी कोई भी संभावना नहीं है। जब वायु की दिशा उत्तर पश्चिम और फिर पश्चिम रहेगी, यह तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा। जब आपको बता दूं कि वहीं पर कुहासे का असर बिहार के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां सुबह की शुरुआती घंटों में दृश्यता कम हो रही है। इसका असर सड़क यातायात पर पड़ रहा है, जिससे वाहन चालकों को धीमी गति से गाड़ी चलाना पड़ रहा है। जहाँ रेलवे ट्रैक के किनारे बसे इलाकों में ट्रेनों की गति प्रभावित हो रही है। इस वजह से कई ट्रेनें लेट हो रही है। सेहत को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि संक्रमण का खतरा बना रहता है। अस्पतालों में भी इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए स्वच्छता और फिर भोजन की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
दोस्तों बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिनमें गया जिले के बेलागंज और फिर इमामगंज विधानसभा सीट खाली होने के बाद उपचुनाव होना है। इन दोनों सीटों पर जनसुराज पार्टी ने पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं पर बेलागंज विधानसभा सीट पर जदयू ने पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कुछ दिन पहले जदयू ने त्रिशा पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर एनआईए की कार्रवाई हुई थी। इस कार्रवाई में जांच एजेंसियों की टीम को 3 करोड़ रुपए कैश और फिर हथियार बरामद किया गया था। इस मामले की पूरे बिहार में जम करके चर्चा हुई थी। वहीं पर जदयू के आला कमान ने पूर्व में हुई बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को अतरी विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बता दिया है। वहीं पर जदयू के आला कमान ने पूर्व में हुई बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को अतरी विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से जदयू के आला कमान ने पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी पर भरोसा करके बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। इधर महागठबंधन ने बेलागंज विधानसभा सीट विश्वनाथ यादव के नाम की घोषणा की है। वहीं पर इमामगंज विधानसभा सीट पर राजद ने गया जिला परिषद के पूर्व जिला चेयर रोशन मांझी के नाम की घोषणा की है। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार की सरकार नशे के खिलाफ और शराबबंदी को मजबूत करने को लेकर के है। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जहरीले शराब से लोगों की जान जाने के मामले में सरकार संवेदनशील है और फिर कार्रवाई भी कर रही है। यह डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार सरकार जब से शराबबंदी कानून को बिहार में लागू करवाई है, तब से इसके पक्ष में रही है। यह शराब पर रोक भी लगाई गई है, कई बार गिरफ्तारी भी हो गई है। अब इसको खत्म करने का सवाल भी पैदा नहीं होता है। ये कानून सभी दल की सहमति से बनी थी और फिर इसमें आरजेडी, कांग्रेस, माले, जेडीयू और बीजेपी भी शामिल थी। लेकिन हमारा कहना यह है कि बिहार में शराब के धंधेबाज में ज़्यादातर राजद के लोग शामिल है। ये जानकारी भी आती रहती है। राजद के लोग इसको लेकर के काम कर रहे हैं। जब गोपालगंज में तो राजद वालों ने अपने एक उम्मीदवार भी शराब माफिया को बना दिया था, जिसका हमने खूब विरोध किया था। ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का। वहीं पर बिहार के सीमांचल क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किए जा रहे हिंदू जागरण यात्रा को लेकर के उन्होंने कहा कि ये तो सनातन धर्म की संस्कृति है कि हिंदू अपने धर्म की रक्षा के लिए काम करें। इससे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी महान सनातन संस्कृति का अधिकार है कि सबके हित की भावनाओं की ध्यान में रखते हुए अपने धर्म की रक्षा के लिए काम करें। इसमें तो कोई भी धर्मनिरपेक्षता की बाधा नहीं आती है। या जिस तरह से कुछ खास क्षेत्र में हिंदू की संख्या में जागृति की कमी और फिर हिंदू की संख्या में कमी आई है, इसको लेकर के जागृत करना कोई गलत काम नहीं है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूर्णिया के पॉलिटेक्निकल स्थित भगवान भोले के मंदिर में रुद्राभिषेक किया और फिर हवन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर पूर्णिया में आयोजित कई विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि राजद और कांग्रेस बिहार सहित पूरे देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। हिंदू भाइयों और फिर बहनों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा का मकसद हिंदू भाई बहनों को जगाना है कि आप अपने धर्म और फिर कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें। इसी उद्देश्य से हिंदुओं में जागरण पैदा करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बांग्लादेशी और फिर रोहिंग्या द्वारा सीमांचल में लैंड जिहाद छेड़ा गया है। जब हिंदू भाइयों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हिंदू बहु बेटियों को सिंदूर लगाने पर रोका जा रहा है। इसी उद्देश्य से हिंदुओं में जागरण पैदा करने के लिए यात्रा निकाली गई है। राजद और कांग्रेस पूरे बिहार में गृह युद्ध करवाना चाह रही है। बेगूसराय और भागलपुर में हिंदू मंदिर की मूर्तियों को तोड़ी गई है और फिर तोड़ने वाले किसी खास समुदाय के हैं। जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीमांचल के डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव का मुद्दा वर्षों से उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार हिंदुओं को जगाने के लिए उन्होंने यात्रा निकाली है और हर जगह हिंदुओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमांचल के इलाके में किस तरह से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है और बांग्लादेशी रोहिंग्या लगातार इस इलाके में अपना कब्जा जमा रहे हैं। ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा का सीमांचल पर कितना असर होगा। यह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे भारत में गृह युद्ध चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को क्या फर्क पड़ता है, वे तो इटली भाग जाएंगे। वहीं पर गिरिराज सिंह ने पूर्णिया में एक सभा में कहा कि हमें तो मरना यही है और जीना यही है। हमारी आदत बैंक की तरह हो गई है। यहाँ पर लैंड जिहाद हो रहा है। उन्होंने प्रशासन को से कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या बाढ़ के बहाने पूर्णिया में बसते जा रहे हैं। पूर्णिया में रहने वाले हिंदू सोच रहे हैं कि वह सुरक्षित है। ये उनकी गलतफहमी है।
दोस्तों बिहार में आंगनबाड़ी पदों पर बहाली होगी। जी हाँ, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी की कोशिश में लगे हुए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार में आंगनबाड़ी में बहाली निकली है। जी यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया है। जारी किया गया विज्ञापन के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका पद के लिए कुल 48 पदों पर भर्ती हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2024 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। यह बहुत ही सुनहरा अवसर आपके सामने आया है, मौका हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। जहाँ जल्द ही जल्द आवेदन कर दें। आवेदन कैसे करना है कर दें बस। दोस्तों बिहार में अब लोगों को हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पटना समेत बिहार के कई जिलों में सुबह के समय कुहासा लगा रहता है। रात में भी कुहासा लगा रहता है। लोगों को सुबह और फिर शाम के समय पंखा और फिर एसी बंद करना पड़ रहा है। जब बिहार में ठंड आने के साथ ही राजधानी पटना, गोपालगंज समेत कई जिलों में हवा का AQI भी बढ़ गया है। हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। जब पटना का AQI 219, हाजीपुर का AQI 259, कटिहार का AQI 206 और गोपालगंज का 272 हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3 दिनों तक बिहार में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है ये भी बताया गया है। वहीं पर पटना के मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार के तापमान और फिर मौसम में कोई भी बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। या वहीं पर मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि बिहार के लोगों को ठंड का एहसास दीपावली से कुछ दिन पहले ही लगेगा और फिर छठ में ठंड में बढ़ोतरी महसूस होगी। दोस्तों डेंगू एक खतरनाक वायरस फीवर है जो कि आम तौर पर खास तौर से एजेप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर ऐसे वक्त होता है जब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मच्छर नहीं काटेंगे, यानी कि दिन के वक्त। ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि हम डेंगू से बचने के लिए उपाय सही तरीके से कर सके। डेंगू फैलाने वाले एडीज़ मच्छर खास तौर से दिन के वक्त काटते हैं, या खास करके सुबह के शुरुआती घंटों और फिर शाम के समय। आमतौर पर इन मच्छरों का सबसे ज़्यादा एक्टिव टाइम सूरज उगने से कुछ घंटे बाद और सूर्यास्त से कुछ घंटे पहले होता है। हालांकि ये मच्छर रात में भी काट सकते हैं, या खास करके अगर पर्याप्त रोशनी मौजूद हो। इसलिए ये धारणा गलत है कि मच्छर सिर्फ रात में काटते हैं। एडीज़ इजिप्टी मच्छर रुके हुए साफ़ पानी में ब्रीड करते हैं, जैसे घरों के आसपास पड़े गमलों, टायरों या फिर खुली टंकियों में। ये मच्छर कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और अक्सर घुटनों से नीचे काटते हैं, जिससे बचने के लिए खास सावधानियां जरूरी है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये खबर बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।